नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में वो तो सियासत चाहे किसी भी दौर की रही हो, सियासत अपने आप में कितनी क्रूर होती है और सियासत के साथ साथ समाज भी वक्त के साथ किस तरह से आगे बढ़ता है, इसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। यूं तो मायावती पिछले लंबे समय से राजनीति से कहीं ना कहीं, जिसे सक्रिय राजनीति कहते हैं, उससे उनका नाता थोड़ा दूरी का हो गया है। जिस तरह की पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट्स की स्थिति है, उनको वोट प्रतिशत जो मिला है वो बताता है कि बसपा की स्थिति बड़ी कमजोर है। लेकिन बसपा इस उपचुनाव में जो 9 सीट पर उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उस पर जो पोस्टर वोट शुरू हुआ है, उसमें बसपा भी शामिल हो गई है। तो आखिर ये जो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, ये कहां तक पहुंचेगा और उपचुनाव से पहले ये जो गरमाई सियासत के मायने क्या है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक पांडे आरएलडी से, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से, नावेद शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में पोस्टर वॉर जारी है। उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? सभी लोग अपना ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए। सारे मेहमानों से मेरा निवेदन है कि अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। बीजेपी, सपा या बसपा, 9 सीट पर किसका होगा कब्जा? ये सवाल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की सियासत में बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इस वक्त नई बात ये है कि 1 सीट पर चुनाव हो नहीं रहा है और 9 सीट पर चुनाव होना है। उसमें बीएसपी का मैदान में उतर जाना, अलग-अलग तरह से बीजेपी, सपा या बसपा, 9 सीट पर किसका होगा कब्जा? ये जो सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश। उपचुनाव में पोस्टर और नारों के बीच जनता के मुद्दों का क्या होगा? ये सवाल हर बार उसी तरह से कायम रहता है, जिस तरह से इस बार है कि जनता के मुद्दे दरअसल राजनीतिक दल और राजनेताओं के लिए कोई मायने भी रखते हैं या फिर वो चुनावी शगुफावर रह जाते हैं। अपर्णा दीक्षित, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अपर्णा जी, जिस तरह की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्टर से की और जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका पलटवार आज मायावती के पोस्टर में आप देख रही हैं? जी हाँ, मैंने देखा और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा से एक संदेश दिया था कि जातियों में नहीं बँटना चाहिए लोगों को, जो जातियों में बँटते हैं उनको भयानक भविष्य में देखने को मिलेगी चीज़ें, क्योंकि लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ राजनीतिक दल लोगों को बाँट रहे हैं, जातियों में बाँट रहे हैं। पीडीए का नारा देके लोग अलग-अलग तरीके से, हमने डायरेक्ट बोला कि ज नहीं बँटोगे तो कटोगे। इसमें मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए एकजुट रहना ज़रूरी है और किसी भी समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता भी है। एक समाज अगर एकजुट रहेगा तो उसमें संवेदनशील समाज अपर्णा जी, संवेदनशील समाज में जब बड़े किसी राह पर चल पड़ते हैं, तो छोटे भी उसी राह पर चलने को वाक़ई में मजबूर हो जाते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही सब कुछ है, शाश्वत है, सत्य है। और इसलिए उन्होंने कहा कि बँटोगे तो कटोगे। ये शब्दावली अपर्णा जी, आपको लगता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शब्दावली होनी चाहिए? देखिए, हमारे पूर्व में, पास्ट में देखा गया है कि जिस प्रकार से समाज जब बटा है तो उसको किस प्रकार से लोगों ने काटने का काम किया है। भले ही आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जहाँ एक तबका आवाज़ आ तकनीक रही भी है नहीं आपको? हम तकनीक भी नहीं चाहती है कि हम काटने आवाज़ और आ रही है? बाँटने की बात करें। जी, जी, आ रही है मीना मुझे जी, आपकी आवाज़ आ आवाज़। रही है आपको? मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। विवेक पांडे जी, आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बीएसपी के प्रवक्ता भी होते तो और बहुत अच्छा होता, वो बता पाते कि दरअसल किस तरह से उनके साथ आने से लोगों का भला होने वाला है। लेकिन अली भी है, बजरंग बली भी है,
और भी बहुत कुछ है टोली में जो समाजवादी पार्टी का पोस्टर है उसमें। तो धर्मेंद्र सिंह जी, ये योगी आदित्यनाथ ने आपको एक मुद्दा दिया जनता के बीच अपनी बात कहने का। अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र सिंह जी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, तब तक मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा आपके पास आ रही हूँ, आप भी अपना जी, ऑडियो आवाज जा जी। रही है मीना जी? धर्मेंद्र जी बोले। हाँ, अच्छा जी, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को। ये सही है, देखिए जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो लगातार संविधान विरोधी बातें करते हैं, संविधान विरोधी फरमान जारी करते हैं, संविधान विरोधी नारे लगाते हैं। आपने सही सवाल किया। भाई बटोगे कटोगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप, सब वर्गों के लिए, सब धर्मों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक जो संसाधन संपत्तियां हैं प्रदेश की, उसका सबका सुचारू संचालन और व्यवस्थित तरीके से हो, इसलिए आप संविधान शपथ लेकर के उस पद पर बैठे हैं। लेकिन आप लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। आप बटोगे कटोगे, इस तरह का नारा वही दे सकता है जिसके आंतरिक भाव में तामस छिपा हो, जिसके आंतरिक भाव में उसका जो जैसा जिसका अंतर्मन होता है वैसे उसकी तरह भावनाएं होती। एक बात मीना जी आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रहती है तो विशेष रूप से हिंदू धर्म, देश के तमाम मत मतांतर, मजहब, सामाजिक व्यवस्था वो खतरे में नजर आने लगती है। कारण कि जब भी जनता के जो हक हुकूक के सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, उस पर इनके पास जब बात करने के लिए कुछ नहीं होता तो सीधे घूम करके किसी एक वर्ग को चिढ़ाने का काम, उस पर उंगली दिखाने का काम, या एक बहुत बड़े वर्ग को जो देश का बहुसंख्यक वर्ग है उसको, उसकी सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक ताना बाना को डर दिखाते हैं कि खतरा हुआ है। आप दिखाएंगे बांग्लादेश, अभी पहुंच जाएंगे हमास और हिजबुल्लाह। कारण यह है कि ये भारत का लोकतंत्र है, भारत की बात नहीं करना चाहते हैं। भारत की जो अपने जो गंगा जमुनी तहजीब है, भारत का जो सनातन है, जो सबको साथ लेकर के परंपरा है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। ये अगर बांग्लादेश नहीं दिखाएंगे तो कौन इनकी बात सुनेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। और ये लगातार कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लैब में इस तरह के नारे टेस्ट करती है, निकालती है, और उसके लिए सबसे उचित चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। अब देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, पीडीए, बस मैं 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। पीडीए ने इनको लोकसभा में हरा दिया। तब से पेट का दर्द इतना जबरदस्त है कि लगातार उस पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, आधी आबादी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो मार्जिनलाइज अगड़े हैं उनके लिए इनके इतना दर्द है कि लगातार उसके खिलाफ कुछ भी प्रलाप करते रहते हैं। अब जबकि इनको जवाब देना चाहिए, डीएपी के लिए किसान लाइनों में है, वो इनको दिख नहीं रहा। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी जिम्मेदार की, किसी मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकल रही है कि किसानों के साथ ये क्यों हो रहा है। पहली बार जो है व्यापारियों के यहाँ खादे पहुंच गई, सहकारी समितियों पर नहीं है। आप देखिए आज इलाहाबाद के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो इन्होंने कई पाली में परीक्षा की है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एक परीक्षा का जब शेड्यूल जारी हो गया तो बीच में अगर आप उसमें कोई संशोधन करते हैं वो असंवैधानिक है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मानने को नहीं तैयार है। आप आज देखो, इनको दिखा दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथी जो यहाँ भी है कि किस तरह से यूपीएससी के गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे आजादी के नौनिहालों की फोटो लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, वहां बैठे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें जिन पोस्टरों से डटी पड़ी है, जिन पोस्टर्स से डटी हुई है, उसमें अली भी है, बजरंग बली भी है और पीडीए की टोली भी है। ये इस तरह की बात तो मीना जी, जनता के बीच आपको जाना पड़ रहा है इन्हीं मुद्दों को लेकर, जिनके लिए आप बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, नहीं मीना जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी धर्मेंद्र जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, वाकई में जनता के मुद्दों से किसी भी राजनीतिक दल को अब कोई वास्ता नहीं रहा है, और राजनीतिक दलों को ये समझ में भी आ गया है कि जनता के वोट किस तरह अपने पक्ष में करने हैं। जी मीना जी, बहुत बहुत आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, और आपकी तबीयत का आप ख्याल रखें। थोड़ा आपकी मुझे लगा तबीयत नासाज है, तो आप ख्याल रखिए अपना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन जो आपने पूछा है राजनीति के मौसम के चेंजेस की आपने बात की कि सभी राजनीतिक दल को ऐसा लगता है। अगर मीना जी ऐसा लगता तो तथाकथित इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। इस देश में हर वो व्यक्ति जो अपने शिक्षा के द्वारा आगे पहुंचने का मादा रखता है,
कोशिशें करता है और पहुंचता है, अपने आप को ऊपर करता है, ये चीजें ना होती। संविधान ने जिस तरह सबको अधिकार दिया था, उन संविधान के अधिकारों को एज इट इज लागू करने के प्रयास किए गए और इतने वर्षों में हमने वैश्विक पटल पे अपनी पहचान बहुत बेहतरीन बनाई। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ खतरे में पड़ने लगा। अब अचानक क्या हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब अभी तक हम बटे नहीं थे। अब ये नए लोग आए हैं जो हमें बांट के काट के हमारे देश के उस संप्रभुता को खत्म करने की नाजायज कोशिश कर रहे हैं जो कभी था ही नहीं। बटेंगे मतलब अभी ये भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कोई बटा हुआ नहीं था। इनके आने के बाद ये बांटने की बात कर रहे हैं। ये भविष्य को खराब करते अब बांटेंगे ये और काटेंगे ये। और इस भविष्य जिन जिन बच्चों को अपर्णा जी बैठी हुई है, ये भी जो आज के युवा लोग हैं उन्हीं की तरफदारी भी करना चाहिए, इनको भी बोलना चाहिए। जिस तरह नौकरी के लिए बच्चे सड़कों पे उतर रहे हैं, उनका वो अधिकार है, वो उनको नहीं मिल रहा है। जिस तरह से चूंकि मैं पढ़ाती हूँ और यूपीएससी के बच्चों को जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पढ़ाती हूँ, जिस तरह बच्चे सिलेक्शन हो जाता है, आप भी जानती हैं आधे नंबर से 1 नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, वो नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। नॉर्मलाइजेशन लाके इन्होंने जिस तरह से बच्चों को दूर करने का प्रयास किया है, ये पूरी तरह से इस देश में संवैधानिक अधिकारों की हत्या है और कुछ नहीं है। जिस देश में यूपीएससी के एग्जाम को आप कई लाखों में करवा देते हो, 2-3 लाख बच्चों की परीक्षा आप एक दिन में नहीं करवा पा रहे हैं। कुंभ के मेले में आप इतने लाखों की जो से सुरक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाती है। ये ऐसे प्रश्न है मीना जी जिन पे हम सबको एक साथ खड़ा होके बोलना पड़ेगा। जिस देश में परीक्षाएं कभी 2 दिन में नहीं थी, एक दिन में सारी 10-10 लाख बच्चों की परीक्षा हुई है इस देश में। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 3 लाख बच्चों के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि ऐसे संस्थाएं जो कभी प्रश्नों के घेरे में नहीं आई थी, उन पे प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। इसका मतलब ये मात्र बांटेंगे काटेंगे, जो तो बांटेंगे, ये प्रेजेंट में बटे हुए लोग नहीं है, उनको बांटने की बात कर रहे हैं, स्वयं बांटेंगे, स्वयं काटेंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा कि मंदिर के किसी प्रोग्राम में जब वो बात करते हैं, अचानक इस देश में कैसे कुछ खराब हो गया। जो जी, देश इतनी तेज प्रगति कर विवेक रहा था, पांडे जी, इनसे प्रश्न विवेक करना बहुत पांडे जी, जरूरी है। विवेक पांडे जी, घर में जब 5 लोग होते हैं, तो 5 लोग भी एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। आप भी उस विचार विमर्श का हिस्सा हैं। आप क्या देखते हैं जब उत्तर प्रदेश में इस तरह से एक बीजेपी है जो इस तरह का नारा दे रही है, और उसके बाद जो वहां की सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की, जिन 9 विधानसभा में चुनाव हैं, वहां जिस तरह के पोस्टर से अटी डटी पड़ी हुई हैं, वहां पर फिर बाकी राजनीतिक दलों में जिसमें एसपी और बीएसपी ने जिस तरह से हमलावर जो एक तरह से पलटवार किया है, कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश की सियासत इस दौर में इस फेज में आ गई है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। और ये बिल्कुल वास्तव में बड़ी असहज करने वाली स्थिति है, क्योंकि सत्ता पर सवाल उठाना विपक्ष का दायित्व भी है, धर्म भी है। बिल्कुल विपक्ष अपना कर्तव्य निर्वहन करे, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो ये पोस्टर वॉर आ रहा है, इस पोस्टर वॉर में विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी ही रणनीति में फंस रहा है। अब जैसे आज एक पोस्टर सपा ने जारी कर दिया, अली और बजरंग बली। भाई बजरंग बली को आप कहाँ मानते हैं? बजरंग बली का अपमान तो आप पहले ही रामायण और रामचरितमानस के माध्यम से जो लोग अपमान करने वाले हैं उनका साथ बजरंग बली कहाँ दे पाएंगे? अभी देखिए ना, कल इनके सपा के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, चूंकि बड़े प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे हैं, उनको मैं भी सुनता हूं कभी कभी। लेकिन कल उन्होंने एक सवाल उठा दिया मंत्रों की शक्ति को लेकर के, और ये भी इतनी इतनी सारी बातें बोल डाली कि सनातन पे सीधा सीधा प्रहार, सीधा सीधा कटाक्ष, सीधा सीधा प्रहार, सीधा सीधा अपमान, ब्राह्मणों को लेकर सीधे सीधे कटाक्ष। मेरा ये कहना है कि राजकुमार भाटी जी ने जो वाक्य और जो शब्द कहे, वो कहीं से भी अली और बजरंग बली को जोड़ने वाला नहीं है। देखिए ना किस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी से लेकर कार्यकर्ताओं तक इनके आए दिन यज्ञ पूजन हवन करते हैं, और अपनी ही पार्टी के लोगों को नकारा निकम्मा और न जाने क्या क्या कह डाला उन्होंने। तो अली है, बजरंग बली तो नहीं है। ये बात पहले मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के हमारी आदरणीय प्रवक्ता जी बैठी हैं, बहुत अच्छी बात की। लेकिन आदरणीय खड़गे मैंने जी तो ने आज आपकी देखिए ना बात आपके सहयोगी और देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से शुरू करने की थी, आप सीधा विपक्ष से शुरू कर रहे हैं। नहीं, मैं विपक्ष से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है ना। विपक्ष अगर अपनी दायित्व का निर्वहन करता है सही दिशा में, अपने दायित्व का निर्वहन करता रहे तो विपक्ष क्या करता है, ये मुद्दा ही नहीं रहता है।
मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर सरकार ने, अगर योगी जी ने एक नारा दे दिया, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस देश में इतिहास पढ़ने वालों की कमी हो गई है? इस देश में 1001 से 1026 तक 17 बार एक ही राजा ने आक्रमण किया भारत को लूटने के लिए, आपको याद होगा। और विदेशी शासकों में अगर बात की जाए तो 200 से अधिक बार भारत पे हमले हुए लूटने के लिए। अगर एक नारा दे दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, तो एकजुटता का नारा है ना, उस एकजुटता के अंदर भी आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आप स्वीकार मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं कि आप स्वीकार करिए। हम तो जोड़ने की बात करें, हम तो मिसाइल मैन अगर आप करिए, अब्दुल कलाम जैसे लोग भी इस देश के लिए एक आइडियल मिसाल हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग जुड़े। हम तो भाई आरएलडी से आ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल तो जोड़ने की प्रक्रिया से ही चलता है। राष्ट्रीय लोकदल के हर जाति के, हर पंथ के वोटर हैं। लेकिन मेरा कहना है कि भारत की एकजुटता की जब बात आएगी, राष्ट्र की एकजुटता की जब बात आएगी, तो विपक्ष को उसमें आपत्ति क्या है? विपक्ष को तो खड़े होकर के, विपक्ष ने तो उल्टे इस पिच पे आकर के अपनी बैटिंग करने के चक्कर में बॉलिंग भी गंवा दी है। भाई ये नारा लगा रहे हैं, अली बजरंगबली लेके आ गए। भाई कब तक आपकी राजनीति केवल एक पार्टी कार्यालय और घर के मुख्य द्वार तक चलेगी? कब तक सोशल मीडिया के और पोस्टर के वॉर से चलेगी? आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए ना। आज प्रयागराज में अगर कोई कृत्य किया गया अभ्यर्थियों के साथ, तो आरएलडी ने उसका धुर विरोध किया, जमकर विरोध किया है। सोशल मीडिया से लेकर के हमारे नेताओं के बयान देख लीजिए, हम तो खुल करके सरकार के साथ रहकर भी सरकार की आलोचना करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी असहज स्थिति यहाँ पे ये हो रही है कि एक दूसरे को वॉकओवर देने के चक्कर में विपक्ष का जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, वो ये तय नहीं कर पा रहा कि ये किन मुद्दों पे सरकार को घेरे। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने अगर एक नारा दिया तो आपने पोस्टर वॉर शुरू कर दी। अरे आपने पोस्टर वॉर नहीं शुरू कर दी, सरकार तो चाहती यही थी कि आप पोस्टरों में उलझ जाए, और आप उलझ के आप बैठे रहिए, आप इसी तरह बैठे रहिए, आप पोस्टर पे पोस्टर लगाइए केवल, और उन पोस्टरों में वही बातें आ रही हैं जो आपकी नीतियों के विरुद्ध है। नावेश शिको जी उलझा दिया है योगी जी ने सबको। ये बात विवेक पांडे जी की बात से समझ में आ रही है। बीजेपी तो माहिर है उलझाने में। अगर विपक्ष के पिछले लंबे समय के आरोपों को देखें, हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद विपक्ष कहता है इन्होंने नैरेटिव सेट किया। तो विपक्ष जब ये कहता है कि नैरेटिव सेट किया, इसका मतलब विपक्ष उनके नैरेटिव में कहीं ना कहीं उलझ गया, जिसकी बात यहाँ पर विवेक जी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने बात सही कही। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और देश में 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन आज पूरी राष्ट्रीय राजनीति में धुरी बन गया है एक नारा योगी का। उसी से पोस्टर पैदा हो रहा है, उसी से माहौल पैदा हो रहा है, और पूरी राजनीति गर्म हो गई है एक नारे से। 2 शब्दों का एक नारा है योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया, और आज एक वो राष्ट्रीय नैरेटिव बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक इसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इसका काउंटर दे रहे हैं, पोस्टर जगह जगह पे लग रहे हैं, तो इसी के जवाब में लग रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इस नारे की अगर समीक्षा की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन ने जो बात कही कि एकता स्थापित करना, मिलना जुलना, बट कहीं ना कहीं बटना नहीं, बिखरना नहीं, ये तो हमारे संस्कार में, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक दल भी ये कह सकता है कि बटो नहीं, कतई भी बिखरो नहीं, कमजोर हो जाओगे। हम लोगों ने अपने नाना नानी दादा दादी से एक कहानी सुनी थी किसान वाली के, एक लकड़ी दी गई उसने तोड़ दी, इकट्ठा 7 लकड़ी दी गई तो वो नहीं कोई तोड़ पाया। समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए भी, या किसी भी धर्म के लिए भी, किसी प्रोफेशन के लिए भी, हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में है, हम लोग की भी यूनियन होती है, हम लोग भी कहते हैं आपस में कि एक बने रहो, आपसी सामंजस्य बनाए रहो, बिखरो नहीं, ताकि ताकत बनी रहे किसी प्रोफेशन की भी, किसी समाज की भी, किसी राष्ट्र की भी। इसमें कोई बुराई नहीं है। आधा नारा तो स्वीकार है, लेकिन कट जाना, कटना नफरत पैदा करने वाला है, कटना विध्वंस का प्रतीक है, कटना आक्रामकता है। और नेता का वाक्य, नेता का वक्तव्य अगर शालीन होता है तो ज्यादा बेहतर होता है। जिसमें नफरत हो, कटने का एक साफ शब्द है, कटने के पीछे हम इसको शालीन शब्द नहीं कहेंगे। मैंने उसके आधे उस शब्द का स्वीकार किया, पूरे देश स्वीकार करेगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, या अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी करके हैं कि कोई समाज जो है वो बिखरे नहीं, बटे नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम मजबूत होंगे, हमारा वोटर नहीं बिखरे,
सनातन धर्म के लोग नहीं बिखरे, जातियों में मत बिखरो, ये बिल्कुल स्वीकार होगा, लेकिन कट जाओगे, ये भी हो सकता है कि आपका नुकसान होगा। शब्दों की शालीनता भी तो होती है ना, कट जाने के पीछे तो आक्रामकता है, हिंसा है, नफरत है। आपको याद होगा चुनाव आयोग के बारे में तमाम टिप्पणियां होती हैं, लेकिन एक चीज को लेकर चुनाव आयोग चर्चा में रहा है पिछले 2-3 सालों में। चुनाव आयोग के कई ऐसे फैसले हुए जिसमें हेट स्पीच को लेकर कई लोगों की सदस्यता खत्म हो गई। हेट स्पीच बहुत एक्शन लिया गया इसमें। आप ये बताइए कि कट जाने तो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं दिया जाएगा। वो बात अलग है, चुनाव आयोग अपने विवेक पे कुछ भी करे, कहीं पर अपना फरमान सुनाए, कहीं पर नहीं सुनाए, उसके ऊपर देश सवाल उठाता है या नहीं उठाता है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के नारा में एकता अगर स्थापित, जैसा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, वो स्वीकार है कि एक होने की बात उन्होंने किया। अगर उनका भाव ये है कि एक हो जाए सनातनी और भारतीय समाज या उत्तर प्रदेश का समाज या कोई भी समाज एक हो जाए, या उनका वोटर भी या उनका कैडर भी एक हो जाए, बटो नहीं, यहां तक बिल्कुल स्वीकार है। और कटने की जगह अगर कोई दूसरा शब्द होता तो शायद स्वीकार होता, लेकिन कटने ने ही इसमें एक आग पैदा कर दी, एक गर्मी पैदा कर दी, और राष्ट्रीय राजनीति में इतने तेजी से हिट हो गया योगी का नारा कि सबसे बड़ी बात तो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि इस शब्द को आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। इसके पीछे ये भी मंशा हो गई कि योगी जी अब उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, देश के बड़े नेता हैं। उनको नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया, उनको संघ प्रमुख ने स्वीकार किया, उनको अमित शाह ने स्वीकार किया। जो बातें हम लोग अक्सर करते थे कि दिल्ली और यूपी में कुछ मतभेद है, अब मतभेद नहीं है। अब योगी जी को भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट टू नेता स्वीकार कर लिया गया है, और उनके एक वाक्य ने पूरे देश की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी। जो आपका सवाल था मैं उसका जवाब दे दूं कि योगी आदित्यनाथ के पिच पर पूरा विपक्ष आ गया है या पूरी भाजपा ने इसको स्विकार कर लिया है। ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष उनके पिच पे आ गया है, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर कहा जाए ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने उनके इस शब्द से उनको घेर लिया है और ये जताने की कोशिश की है कि ये विकास कार्य नहीं बता पा रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, चुनावी राजनीति में जनता के मुद्दों को छुपाने के लिए ये बात कही है। लेकिन कुछ भी हो, इस नारे का असर दिखाई दे रहा है पूरे देश में। लेकिन टीवी पे, पोस्टर में, राजनीतिक नेताओं में, वक्तव्य में, रैलियों में जनता ने इसको स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया, ये चुनावी नतीजे बताएंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के और 2 राज्यों के जो नतीजे आएंगे। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के दायरों से बाहर आकर कई 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहां यही चर्चा हो रही है। वहां मोदी जी भी गायब दिखाई दे रहे हैं और सर्वोपरि नेता हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का वर्चस्व बढ़ गया है। जी, अपर्णा दीक्षित जी, मोदी के बाद योगी, इस तरह की चर्चाएं, बातें जितनी होती थी, क्या उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए यही कारण है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश की 9 सीट के लिए जो नारा गढ़ा वो पूरे देश में सर्वमान्य बीजेपी ने तो कर लिया। लेकिन बात ये है जिसकी चर्चा यहाँ नावेश शिकोह जी ने कही, कटेंगे, नकारात्मक शब्द है। इस नकारात्मकता के जरिए आपने विपक्ष को सकारात्मक होने का रास्ता दे दिया और इसलिए विपक्ष की भाषा में जुड़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, साथ चलेंगे, स्वावलंबी बनेंगे और भी क्या क्या आगे बढ़ेंगे, ये तमाम जो बातें आ रही हैं ये इसीलिए आ रही हैं। मीना जी आवाज आ रही है आपको? पिछली बार बोल रही थी तो मेरी आवाज चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था, ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगी, कृपया करके इंटरप्ट ना करें क्योंकि अब पहली बार बोल रही हूँ, पूरी डिबेट निकली जा रही है उसमें। किसी भी लीडर का एक समाज के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, समाज को एक नई दिशा दिखाने का और समाज को एक नए और अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करने का एक लीडर का ही मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी भी लीडर का ये अपना कर्तव्य होता है। तो लीडर वही करता है कि समाज का भला किसमें। हमारे लीडर ने जब देखा कि जब हम पास्ट में बटे हैं, जब हम पर आक्रमण हुए हैं, हमारे जब भी हम सब भारतवर्षी जब हम बटे हैं तो हमें काटने तक की नौबत
नौबत आ गई, हमें किस प्रकार से हमारा धर्म परिवर्तन कराया जाता, किस प्रकार से हम पर अत्याचार किए जाते थे, ये उस संदर्भ में लेकर था। लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर संदर्भ अलग कर दिए, जाकी रही भावना जैसी मीना जी तो प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। ये यहाँ पर ये चौपाई है, यहाँ पर बिल्कुल सटीक आकलन कर रही हूँ मैं इस बात का कि आप अगर नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं तो आपको ये नकारात्मक भाषा लग रही है, अगर आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं तो आपको ये सकारात्मक भाषा लगेगी। मैं सकारात्मक रूप से ले रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी और समाज अगर सकारात्मक दृष्टि से ले तो बहुत बेहतर है। बस मैं इतना बीच में मत टोकिए। दूसरी बात ये है नहीं, दृष्टिकोण भी बता दीजिए, बस उस दृष्टि को बता दीजिए, हम भी ले ले। नकारात्मक शब्द को कैसे बता दीजिए। डॉक्टर सुधा, अपर्णा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि नकारात्मक राजनीति आप कर रहे हैं, साधु संतों का अपमान। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने माफिया तक बोल दिया, साधु संतों को माफियाओं का काम कर रहे हैं। आखिरकार आप संतों का अपमान कब तक करेंगे? आपने समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, समाजवादी जब भी साधु संतों का अपमान होता है, भले ही आप किसी भी पीठाश्वर को किसी को पीटने की बात आती है तो आप कभी पीछे नहीं हटते, कभी राम भक्तों को मारने की बात है तो कभी पीछे नहीं हटते। आखिरकार आपकी ये धारणा बनती क्यों जा रही, विचार बनता क्यों जा रहा? आपका विचार क्यों नहीं बहुसंख्यक आबादी की तरफ ज्यादा झुकता है, क्यों 20% की आबादी की तरफ ज्यादा झुकता है? आप ये नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपने कहा था कि संविधान खतरे में है, आपने कहा था आरक्षण खतरे में है, तो आपने जामिया मिलिया इस्लाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आरक्षण खत्म करके अल्पसंख्यकों को क्यों दे दिया? अगर आपको पीडीए की इतना चिंता थी, इसका मतलब आपको चिंता थी ही नहीं, आपको आरक्षण की चिंता नहीं है। अच्छा बताइए, कहाँ संविधान खत्म हो गया, कहाँ पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? अब आप मुझे बताओ, कहाँ बांट रहे हो, कहाँ काट रहे हैं? आपके समय में सरकार थी तब आप काट रहे थे महोदय, और कटने की तस्वीरें आती थी महोदय, हिंदू कैसे काटे जा रहे थे, मुस्लिम कैसे काटे जा रहे थे, आप समाज को कितना विभत्स कर रहे थे, सरकार से जाने जा रहे थे महोदय। तो कृपया करके अपनी गिरेबान में झांक के देखिए और अपर्णा जी, तुमने चोरी की इसलिए मैं भी चोरी करूंगा, इसलिए आप दोनों ही कानून से बच नहीं सकते थे, तू और मैं, कोई भी हो। एक मिनट धर्मेंद्र सिंह जी, इसलिए प्लीज अपर्णा जी अपने तर्कों को थोड़ा मजबूत करिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप किस तरह की राजनीति हो रही है आज के दौर में, पहले कैसी हो रही थी, उससे शब्दों का अर्थ और मर्म नहीं बदल जाता है। राजनीति आज कैसी है या इतिहास में कैसी थी या भविष्य आप उसे किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उससे शाश्वत शब्दों के अर्थ और मायने नहीं बदलते हैं। इसलिए प्लीज अपने तर्क देते समय पहले ये समझ लीजिए कि जिस शब्द को लेकर आप जितनी दलील देंगे उससे उसमें उसका नकारात्मक पक्ष कम नहीं होगा। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उस पद पर बैठकर उस शब्दावली का इस्तेमाल किसी भी काल में न्यायोचित नहीं कहा जाएगा। ये बात आप सुन लीजिए अपर्णा जी। अब बात ये कि आपके नेता ने कही है और आपको उसे जस्टिफाई करना है। दो रास्ते होते हैं, या तो आप उसे स्वीकार करें कि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि नहीं, सोच समझ के दिया गया बयान है। अब क्योंकि दिल्ली तक, जैसा कि नावेद जी ने कहा, क्योंकि दिल्ली तक इसे स्वीकार कर लिया गया है तो समझ में आता है कि ये सोच समझकर दिया गया नैरेटिव है। अब इस सोच समझकर दिए गए नैरेटिव का विपक्ष क्या रास्ता निकालता है? तो विपक्ष ने रास्ता निकाला है कि धर्मेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे कि भाई जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, साथ चलेंगे, और भी सारी सकारात्मक शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो जनता जो सीधी होती है, सीधे सीधे शब्दों का समझती है, उसे आप किसी भावावेश में लाना चाहते हैं और जनता को आप सीधे सीधे सरलता से आगे लेके जाना चाहते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए मीना जी, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जबान पर केंद्र के पिछले 2 कार्यकाल और उत्तर प्रदेश के 7 सालों का लेखा जोखा नहीं आया। न इनके नेताओं के जबान पर आता है, न इनके। हाँ, इन्होंने कितना तरीके जस्टिफाई करना चाहा कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। अरे साहब, किससे कटेंगे? मैंने पहले कहा, संविधान की शपथ लेकर के आप किससे कटने की बात कर रहे हैं और किसको काटने की बात कर रहे हैं? जब आप सत्ता में होते हैं तभी कटने कटाने का डर हो जाता है। दूसरी बात, क्या प्रत्येक नागरिक को आप सनातनी मानते हैं? इस देश के नदी नाले से लेकर के राष्ट्रवादी मानते हैं? राष्ट्र के अंदर संपत्ति मानते हैं?
कि या आप उत्तर प्रदेश जब मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो प्रत्येक उत्तर प्रदेश के नागरिक को, जो संवैधानिक रूप से नागरिक है, यहाँ का वोटर है, उसको अपना मानते हैं कि आप केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक मठ के मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सही बात यह है कि मन से, वाणी से, कर्म से अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कैसे शासक हैं? केवल आप जो है निगेटिव बातें बोल करके राज करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं समाज को। यही तो हम कहते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब उत्तर प्रदेश के लोग क्या नारा लगा रहे हैं? 24 में भारतीय जनता पार्टी, 24 में आप, 27 में साफ। ये क्या, कितना पॉजिटिव नारा! जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या सनातन का नारा है। हमारे साथी आरएलडी के कह रहे थे, मैं 1 मिनट हमको समय दीजिएगा, इनका जवाब दे दूं। भाई, आरएलडी को तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया था, दिया से लेकर के खोजे जाए, लेकिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आरएलडी को सम्मान मिला। इनकी 10 विधायक उत्तर प्रदेश में हुए, राज्यसभा में जयंत चौधरी जी को भेजा गया। और जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों की मसंभू बॉर्डर पे मौत हो रही थी, अपने जेन्युइन मांगों को लेकर के किसान आंदोलन रहते रहे थे, तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत से समझौता करके मंत्री पद के लालच में उधर चले गए। ये हमारे प्रवक्ता पे सवाल उठा रहे थे लगातार कि उन्होंने ये कहा, इनको शायद मालूम नहीं। रोकना चाहूंगी विवेक पांडे जी, मुद्दे से मत हटिए। नहीं, मुद्दे में जो सवाल थे उस पर मैं लगातार बहुत अच्छी बात इन्होंने की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर एक अहंकार है कि आरएलडी को इन्होंने अवसर दिया। मैं पूछता हूं, क्या गन पॉइंट पे समझौता किया गया था? आरएलडी ने मजबूर किया था आपको? आवश्यकताएं आपकी थी, आपने समझौता किया, और वो समझौता जब तक रहा, समझौते के अनुसार हम भी चले। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों की बात भूल गए। आपके आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में? आप हमको सिद्धांत समझाएंगे? भाई, ये तो भारतीय राजनीति में ये तो सत्य है, शाश्वत सत्य है कि राजनीति अवसर का गलियारा है। लेकिन अगर सिद्धांतों की बात आएगी, अरे भाई, किसानों के बारे में भी बोल दीजिए ना, किसानों के बारे में बोल दीजिए। इसको लेकर के नहीं, अगर आप चौधरी साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जरा किसानों के बारे में बोल दीजिए। रामायण को लेकर किसान आंदोलक रहे, किसान आंदोलक रहे। स्टैंड क्या है? नहीं, तब आप हमारे साथ में मेरा बैठते हैं पीडीए में। नहीं, हम पीडीएम में विवेक पांडे भी है, धर्मेंद्र सिंह भी, पीडीएम हर कोई है, लेकिन कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी में गए। सुनिए विवेक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में गए, अगर आप गए, अरे किसानों का भी नाम गलती से ले लीजिए, जिनकी विरासत आप लेके गए हैं, वहां बैठे हुए कम से कम किसानों के लिए। अरे कुछ नहीं, आप मलाई किसान आंदोलन को बेच करके उनकी सरकार चले गए, जो किसानों पर नहीं, किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ने वाले, किसानों पर आंसू गैस से ड्रोन छोड़ने वाले, वाटर कैनन छोड़ने वाले, किसानों की हत्या के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। किसानों के 700 किसानों के मौत के जिम्मेदार लोगों के साथ आप बैठ करके, अरे सफाई महोत्सव तो गोरखपुर महोत्सव रोक दीजिए, गोरखपुर महोत्सव में नाइट होगी, ये आप नहीं बच सकते। मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है। मैं वापस आना चाहती थी अपर्णा जी आपके पास और नाविद जी आपके पास भी, लेकिन समय की कमी है। फिर किसी दिन कल की चर्चा में आपको और ज्यादा समय के साथ हम आगे बढ़ाएंगे विस्तार से इस और विषयों पर। लेकिन अभी जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि जिस तरह के पोस्टर्स को लेकर इस वक्त देश की सियासत में उत्तर प्रदेश छाया हुआ है, उसमें मुद्दा ये है कि हमारा समाज किस तरह की शब्दावली और किस तरह के समाज को आगे देखना बढ़ाना चाहता है। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष इस बात पर जरूर गौर करें कि जनता के मुद्दे प्राथमिकता के क्या हैं, बनिस्पत की आप जनता को भ्रमित करें। इसी के साथ न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।